डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बर्ड वॉचिंग। ये एसईसी का पेपर जो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का पहला टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बर्ड वॉचिंग। तो देखते हैं कि बर्ड वॉचिंग क्या है। देखिए, सभी इस बात से मुझे लगता है कि अवेयर हैं कि बर्ड वॉचिंग क्या है, लेकिन एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है बर्डिंग का। ये मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन आउटडोर एक्टिविटी है आज की तारीख में। मतलब अगर हम हिस्ट्री को भी देखें तो बर्डिंग जो है वो मोस्ट फेमस आउटडोर एक्टिविटी मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक आउटडोर एक्टिविटी है पुराने टाइम से लेके अब तक। तो बर्डिंग एक्चुअली क्या है? ऑब्जर्विंग बर्ड्स इन देयर वाइल्ड हैबिटेट। बट बर्ड वॉचर, बर्डर हर एस्पेक्ट में आते हैं। लाइक लाइफ के हर एस्पेक्ट में हम देखें कि डॉक्टर से लेके लॉयर, टीचर, पुलिसमैन, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, ट्रक ड्राइवर, मर्चेंट्स, यंग चिल्ड्रन, यंग मैरिड एंड सीनियर सिटीजन। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एंथुजियास्टिक अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अगर वो खुद से इतनी अच्छी जील रखता है तो ही कैन बी अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ बर्ड्स, और वी कैन से बर्ड वॉचर। तो जो यंग हैं वो भी अब इस फील्ड में काफी अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक परफेक्शनिस्ट से लेकर, मतलब एक वेल परफेक्शनिस्ट से लेकर जो सिर्फ अपनी सारा दिन इन्हीं एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, वहां से लेकर एक कैजुअल जो सिर्फ बर्डिंग को एंजॉय करता है एज अ वीकेंड एट देयर ओन होम और इन डिफरेंट फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि बर्ड वॉचर और बर्डर जो है हर एस्पेक्ट की लाइफ, मतलब हर एस्पेक्ट से आते हैं। लाइक कोई कोई भी प्रोफेशन हो, इवन ट्रक ड्राइवर से लेके प्रोफेशनल तक, और एक नौसिखिए से लेकर। बस ये होना चाहिए कि आपको अंदर से इन चीजों की नॉलेज खुद से होनी चाहिए कि यस, व्हाट दे आर एक्चुअली प्लेइंग द रोल टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। तो बर्डिंग का कंसेप्ट जो है बहुत पुराने समय से है। तो व्हाट आर, लेट्स डिस्कस व्हाट आर द कॉज ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये ऐसा फील्ड क्यों है कि ये सबका कॉज ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इस सबके लिए एक एस्पेक्ट है अट्रैक्शन का। तो पहली बात अगर हम देखें तो बर्ड अपील टू आवर सेंस ऑफ एस्थेटिक्स। मतलब जो बर्ड्स हैं उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लूमेज वेरी आई कैचिंग। मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे बर्ड्स, आपने देखा होगा कि नेशनल बर्ड की प्लूमेज तो बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो मोर देन 10,000 ऑफ द स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड। मतलब आज की डेट में 10,000 से ज्यादा पक्षियों की वैरायटी जो है रिकॉग्नाइज की गई है। तो उनका जो प्लूमेज सिस्टम है, यू विल ना अमेज टू सी द प्लूमेज पैटर्न। तो एस्थेटिक सेंस, मतलब एक ब्यूटीफुल सेंस आपकी आईज को मिलता है। तो यही एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ अट्रैक्शन रहता है बर्डर्स के लिए, बर्ड वॉचर्स के लिए। दूसरी बात है कि बर्डिंग कैन बी डन इन एनी सीजन और एनी टाइम। मतलब बर्डिंग के लिए आपको कोई खास ऐसा जरूरत नहीं होती कि आपको हर सीजन में दिखाई दे। विंटर्स के बर्ड आपको अलग दिखाई देंगे, है ना, समर्स के अलग दिखाई देंगे। तो यू कैन डू इट इन एनी सीजन एंड एनी टाइम। लाइक इन आप गार्डन में कर सकते हो, जॉगिंग करते हुए कर सकते हो, अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हो, अपने किचन विंडो से कर सकते हो। तो यू कैन सी कि बर्ड वॉचिंग यू कैन डू एनी टाइम ऑफ द सीजन। तीसरी बात है एनहांसमेंट ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज। मतलब अगर किसी को ये होना चाहिए कि मुझे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, तो यू कैन एनरिच योर जू जियोग्राफिक नॉलेज वाइल्ड बर्डिंग। तो तीसरी बात तो होगी जू जियोग्राफिक नॉलेज। उसके बाद बात करते हैं इट अपील्स टू योर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। देखिए, आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का मतलब समझते हैं आप कि आप अमेज हो जाओगे वेरिड बिहेवियर्स को देख के। आप देखेंगे कि बर्ड्स में बहुत तरीके के आपको बिहेवियर्स जो है वो मतलब दिखाई देंगे। लाइक यू विल क्वेश्चन योर सेल्फ कि वाई दे आर डूइंग सो। लाइक एंटिंग का मतलब है कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अपने विंग्स के अंदर एंट रखते हैं अपने पैरासाइट्स को रिमूव करने के लिए। दूसरी बात है पैकिंग एट देयर इमेजेस इन द कार मिरर और विंडो। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे पक्षी क्या करते हैं, विंडोज में चोंच मारते रहते हैं, पैकिंग करते रहते हैं। तो दिस इज क्वाइट अ यूनिक बिहेवियर, व्हाई दे आर डूइंग सो। आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे। देन प्रीनिंग एक्टिविटीज, मतलब व्हेन दे आर फ्री दे आर प्रीम देयर विंग्स, अपने विंग्स को जो है वो क्लियर करते रहते हैं। कॉर्डशिप डिस्प्ले, अब कॉर्डशिप डिस्प्ले क्या होता है, एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग वो कुछ डिस्प्ले करते हैं अपने प्लूमेज से।
मतलब विंग से, ताकि वो अपने पार्टनर को जो अट्रैक्ट कर सकें। दूसरा एग्रेसिव डिस्प्ले, मतलब जो अपने प्रेडेटर है या अपने कॉम्पिटिटर है उनको मतलब स्कैर करने के लिए दे शो एग्रेसिव डिस्प्ले। उसके बाद है हर्ट विंग डिस्प्ले। ये एक ऐसा बिहेवियर है जब ये प्रेडेटर से अपने नेस्ट को, अपने नेस्टलिंग को, मतलब अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना पंख टूटने का जो है बिहेवियर शो करेंगे, ताकि जो प्रेडेटर है उस नेस्ट को ना डिस्टर्ब करके उसकी तरफ दौड़े और फिर वो उसका ध्यान जो है भटका देते। तो इस तरीके के आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि व्हाई दे आर डूइंग सो birding actually appeal to your intellectual curiosity. उसके बाद it should be like fifth, birding definitely satisfy our sports of instinct। मतलब जो है हमारा sports of instinct क्या है, स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आप तीर और भाले हमेशा लेके चले। पुराने टाइम में क्या होता था कि बर्डिंग वाज रिलेटेड टू हंटिंग, तो दैट वाज अ स्पोर्ट्स एट दैट टाइम। बट जो इसकी एक्टिविटी होती है, आप खुद से चैलेंज करते हैं कि बिग बूस्ट है कैसे, कि आपकी ये लाइफ का चैलेंज है कि हाउ मेनी बर्ड स्पीशीज आई कैन रिकॉग्नाइज, कितना मैं अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये क्या है, एक कंपटीशन है अपने आप से कि आप कितने अच्छे बर्ड्स की फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का आपका स्पोर्ट इंस्टिंक्ट है। उसके बाद सिक्स, इट शुड बी लाइक 6.1, बर्डिंग एज ए स्पोर्ट इज नॉन कंजप्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टू द इन्वायरमेंट। देखिए नॉन कंजप्टिव का मतलब ज्यादा खर्चा नहीं होता, नॉन डिस्ट्रक्टिव टू द इन्वायरमेंट मतलब इस एक्टिविटी में आपको इन्वायरमेंट को कुछ हार्म नहीं करना। यू आर जस्ट अ क्वाइट ऑब्जर्वर एंड शूटर, नॉट वाया गन, वाया कैमरा। तो आप कह सकते हैं कि ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से जो है आपको बर्डिंग जो है अपील करती है। Now we'll discuss about the history of bird watching। तो history of bird watching को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको एक्चुअली समझेंगे किस कंसेप्ट से। देखिए हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पहले हम पूरे वर्ल्ड की देखेंगे, फिर हम इंडिया पे कंसाइज करेंगे। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में अभी तक हम एवियन डाइवर्सिटी का कितना रिकॉर्ड कलेक्ट कर चुके हैं। तो एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट मोर देन 10,000 स्पीशीज, मतलब 10,000 से ज्यादा स्पीशीज हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। और ये जो स्पीशीज हैं अभी भी एड ऑन होती रहती हैं, कुछ मतलब इस वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। एनी हाउ, अगर हम वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात करें तो इन द 13th सेंचुरी में जो बर्डिंग है या इंटरेस्ट ऑफ बर्ड है दैट वाज स्ट्रांगली कनेक्टेड टू हंटिंग व्हेन द एम्परर लाइक फ्रेडरिच द्वितीय जो है उन्होंने एक बुक लिखी दैट वाज अबाउट द आर्ट टू हंट द बर्ड। सो यू कैन सी द टाइटल, आप इस टाइटल को देख के पता लगा सकते हैं कि बर्डिंग वाज रिलेटेड टू हंटिंग। तो एट दैट टाइम 13th century birding was mostly related to the hunting of that particular species, but later on like 16th century में Cornard Gesner tried to describe and categorize all the birds। मतलब जितनी बार आप hunting पे जा रहे थे आपकी जो knowledge है ऐसी बुक से enhance हुई। and later on the centuries of 16th or 17th where the ornithologist, I must say, but at that time they were not called as a ornithologist, we'll call them like environmentalist, they were the observer only। तो वो क्या करते थे, they are used to categorize all the birds। and after that like John Friedrich Newman in 19th century, he was considered as a father of or founder of European ornithology। और उसकी अपनी 12 वॉल्यूम्स थी जिसमें उन्होंने बर्ड्स की सारी हिस्ट्री को अच्छे से डिटेल किया, पेन डाउन किया, और वो आज भी जो है बहुत लोगों के लिए एज ए रेफरेंस काम आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिश्चियन लुडविग बेहरम contributed with important description regarding the taxonomy of the bird। मतलब जो ये महाशय थे दैट मीन्स क्रिश्चियन लुडविग ब्रेहम, इन्होंने क्या किया टेक्सोनॉमी के ऊपर, मतलब डिस्क्रिप्शंस तो बहुत से मिल गए लेकिन उनकी साइंटिफिक टेक्सोनॉमी को उन्होंने रिलेट किया और पूरे वॉल्यूम में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और उसके बाद उनकी एक लीनियज चली इज वेल नोन सन एल्फ्रेड ब्रेहम, ये भी जो है उन्होंने अपने फादर का रिकॉर्ड यूज किया। एंड लेटर ऑन ही स्टडी विद वेरियस बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बर्ड्स। तो हम देख सकते हैं कि 13th सेंचुरी से होते होते नॉलेज जो है 19th सेंचुरी तक पहुंच गई है। अब क्या है 19th सेंचुरी तक आते आते हमारे ग्लोब में या हमारी पूरी इन्वायरमेंट में इतने चेंजेस हुए कि वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द बर्ड्स। क्योंकि पिछले
जो सेंचुरीज थी, वी आर फ्लरिश विद फ्लोरा एंड फोना, वाइल्ड में बहुत अच्छा फ्लोरा एंड फोना होता है। लेटर ऑन व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो, और यू कैन से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है ऐसा ह्यूमंस पे हुआ कि बहुत सारी स्पीशीज जो है अवेयर होने लगी, तो पीपल्स वर मोर अवेयर अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द बर्ड्स, और यू कैन से कि दे वर not tend to hunt the bird, they are trying to protect the bird। तो 19th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ कि हंटेड जो है, जो एक हंटिंग का कंसेप्ट था, वो चेंज होकर क्या हो गया कि प्रिजर्वेशन पे आ गया, है ना। तो 19th सेंचुरी ऑनवर्ड जो है शूटिंग विद अ गन इज नॉट अ रिकमेंडेड वन थिंग, बट शूटिंग विद कैमरा, जब हम देखेंगे कैमरा की टेक्नोलॉजी आ गई, तो अगर आपको स्टडी करना है तो यू नीड नॉट टू हंट दैट बर्ड पर्टिकुलरली। तो यहाँ से हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है बर्ड वॉचिंग की। अगर हम इंडिया की बात करें तो वी हैव मोर देन 1250 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स रिकॉर्डिंग टिल डेट। आज की डेट में हमारे पास 1250 से ज्यादा स्पीशीज हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्टिंग की मैं बात कर रही हूँ। एंड वी हैव अ लॉन्ग history or ancient history about the birding, right, date back from medieval time when Mughal emperors, देखिए जब मुगल emperors थे like बाबर and जहांगीर, they were actually keen to know the natural history of birds। आप देखेंगे उन्होंने अपने monuments में, अपने ताज पे, तख्त पे बहुत सारे birds के like feathers सजाए हुए हैं, और अपने महलों में जो भी उनके मतलब किले या महल होते थे, उसमें हम देखेंगे कि वो प्लूमेज से, मतलब जो बर्ड की वो यूनिक प्लूमेज पैटर्न होते हैं ना, कलर पैटर्न, जो नेचुरल कलर पैटर्न होते हैं, तो वो अपने मिरर्स में उसको यूज करते थे। तो जो मुगल एम्परर थे, दे वर रियली कीन अबाउट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द बर्ड्स। लेटर ऑन उनके बाद जो ब्रिटिश कॉलोनियल राज आया, that was actually not for the birding, that was mainly for the hunting। जो अंग्रेज लोग थे उनको हंटिंग, उनको मांस मतलब बर्ड का बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो बर्ड के ऐसे पर्टिकुलर बिहेवियर से बड़े कीन रहते थे, और इंडिपेंडेंस के बाद तो ये हो गया कि ये हमारी धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, उसको हमें बचाना है। उसके बाद बहुत सारे लॉज आए जिसकी वजह से हम आज के टाइम पे जो बर्ड्स हम देखते हैं वो देख पा रहे हैं। अदरवाइज यही पॉलिसी राजा महाराजाओं की या ब्रिटिश सरकार की चलती रहती तो हमारे पास शायद इतनी मतलब बर्ड्स की वैरायटी नहीं होती। तो यहाँ पे एक नेम आता है एलान ऑक्टेवियन ह्यूमे। तो एलान ऑक्टेवियन ह्यूमे या A.O. ह्यूमे जो है कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी। जैसे कई बार लिखा आएगा कि इट मतलब ये जो नाम है, मतलब ही शुड बी कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। नो डाउट हम इसे इंडियन ऑर्निथोलॉजी का फादर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन ग्राउंड था, मतलब जो इसका स्टडी का मेन ग्राउंड था, दैट वाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से बहुत स्टडी करी। हम कह सकते हैं कि 148 जो बर्ड टेक्सा इसने रिकॉर्ड किए विद होल डिस्क्रिप्शन। और अंडमान बार्न आउल है, सेलोन बे आउल है, निकोबार सरपेंटाइन ईगल है, बहुत सारी स्पीशीज, सब स्पीशीज जो है इसके नाम के ऊपर रखे गए हैं, लाइक ह्यूमे हॉक हॉल, है ना। तो क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, बट समटाइम ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। लेकिन ये एक ह्यूज डिबेट है कि हम इसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं, बट स्टिल हिज नेम इज लाइक pioneer in all ornithologists कि एलन ऑक्टोवेन ह्यूमे शुड बी कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, बिकॉज इन्होंने क्या किया कि ऑर्निथोलॉजी में बहुत सारे साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, मतलब टेक्सोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 148 न्यू वर्ड टेक्सा को इसने रिकॉर्ड किया। देखो, देखना और देख के चले जाना दैट इज अनदर थिंग, बट when you are able to describe the taxonomic category of particular species, that is a huge thing. So that's why Alan Octavian Hume must be considered as a father of ornithology। अब इंडियन ऑर्निथोलॉजी की अगर हम बात करें तो we have a famous name, but still we don't consider him a Indian ornithologist, we'll consider him birdman of India। no doubt he is a ornithologist वो थे, लेकिन इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं कहा जा सकता, बिकॉज बहुत सारे इवन बहुत सारे अंग्रेज, मतलब जो उस टाइम पे ब्रिटिश शासन काल के बहुत सारे अंग्रेज जो थे,
ही वॉज नो डाउटली फ्रेंड ऑफ डॉक्टर सलीम अली, और उनके कोलैबोरेशन होता, तो ही वॉज नॉट अ सिंगल मैन, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि this man contributed a lot about the Indian ornithology. That's why he is regarded as a birdman of India. आप देखिए सलीम अली जो है 1896 में जन्म हुआ इनका मुंबई के काठियावाड़ जिले में, then born in 12th November in 1896, और ये क्या है बहुत धनाढ्य परिवार से थे, बहुत मतलब मुस्लिम परिवार में बहुत काफी बच्चे थे, तो उसके भी शायद ये 9वीं 10वीं अपनी संतान रहे होंगे। तो इनका शौक था, और एक SD रिप्ले इनके दोस्त हुए जो अंग्रेज थे, उनका भी इंटरेस्ट सेम था, इनका भी इंटरेस्ट सेम था, एंड ही यूज टू रोम इन द इंडिया फॉर देयर बिजनेस पर्पस। तो जब इनके पिताजी व्यापारी थे, तो ये भी व्यापार के चलते घूमने फिरने का शौक रखते थे, इनको जाना भी पड़ता था, लेकिन इसके साथ साथ एज अ हॉबी, है ना, इनको एक हॉबी थी कि ऑब्जर्वेशन की, कि अपने जो भी नेचुरल एम्बियंस में बर्डिंग को देखते हुए चलते थे। तो इस वजह से इन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया, और इन्होंने बहुत सारा मतलब ऑर्निथोलॉजी के फील्ड में कंट्रीब्यूट किया। लेटर ऑन इनकी शादी इन्हीं की कजन से हो गई, तहमीना उनका नाम था, और शादी के कुछ सालों बाद वो भी ट्रैवलिंग में काफी शौक रखती थी, बट वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली शी डाइड ऑफ। और उसके बाद जब वो मर गई तो इन्होंने दूसरी शादी का प्लान नहीं किया। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज स्टिल फॉर ऑर्निथोलॉजी, मतलब इनका ध्यान फिर भी ऑर्निथोलॉजी पे रहा, और पूरा फोकस इन्होंने ऑर्निथोलॉजी पे किया। और सलीम अली ने जो है अपनी ट्रैवलिंग पूरी जो है रिकॉर्ड की, और 10 ईयर तक इन्होंने समझो कि ट्रैवलिंग ही की है, बर्ड के हैबिटेट, उसके एल्टीट्यूड, डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ बर्ड ही स्टडीड वेरी वेरी डीपली। तो इन्होंने बुक के फॉर्म में अलॉन्ग विद SD रिप्ले, है ना, एक अंग्रेज था, उसके कोलैबोरेशन में इसने बहुत सारी बुक्स के वॉल्यूम जो है पब्लिश किए। तो जो फेमस बुक जो है, जो आज भी लोगों की फील्ड गाइड के रूप में काम करती है, दैट इज बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। ये एक फेमस फील्ड गाइड है, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। और एक और बुक है बुक ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो इंडिया के उस टाइम पे बर्मा, सिलोन अलग अलग नहीं थे, इंडिया के ही, ब्रिटिश इंडिया के ही पार्ट थे, तो ये वहां पर भी बहुत घूमे हैं। तो इंडिया में आजादी के बाद ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण, the highest civilian honors in 1976 for his contribution to the study of birds and wildlife। और इसकी ऑटोबायोग्राफी आपको पढ़ने का मौका मिले तो प्लीज गो थ्रू, दैट इज द फॉल ऑफ स्पैरो इन 1985। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सलीम अली। आप देखेंगे कि डॉक्टर सलीम अली ने इंडिया में बर्डिंग को इतना मतलब फेमस किया, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट को इन्होंने इस्टेब्लिश करने में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं, लाइक BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इनको रिगार्ड किया गया है। आप इसको पढ़ेंगे तो यूल कम टू नो के दिस लेजेंडरी पर्सन हैज सर्व्ड हिज ऑल लाइफ फॉर बर्ड्स। सो हमारा SEC में स्किल ही हमारा ये है, तो हमें ऐसी पर्सनालिटीज को जानने का मौका मिलेगा। आई होप आप इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे और आप और इंटरेस्ट लेंगे इस पर्टिकुलर फील्ड में। थैंक यू एंड स्टडी मोर।